नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेश कुमार। आज हमारा अगला टॉपिक है यूरोपीय एकीकरण। यूरोपीय एकीकरण आप देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में दो महाशक्तियों के बीच में यूरोप का विभाजन होता है, जिसमें एक तरफ पश्चिमी यूरोप आपके सो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अधीन, जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, उसकी तरफ दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस प्रकार साम्यवाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आपके रशिया के द्वारा पूर्वी यूरोप के अंदर थोप दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार की शासन व्यवस्था वहाँ स्थापित की जाती है कि वो यूरोप आपके पूर्वी साम्यवाद के अधीन रहे। ठीक, अब आप देखेंगे यूरोप के एकीकरण के प्रयास आपको आंतरिक रूप से देखने को मिलेगा कि किस प्रकार जर्मनी में एकीकरण की भावना हुई। जर्मन सोशलिस्ट पार्टी के नेतृत्व के अंदर जर्मनी का 1990 के अंदर एकीकरण होता है। उसी प्रकार आप देखेंगे कि आपके विभिन्न जो विभिन्न भाषा और विभिन्न नस्लीय भेदभाव के कारण यूगोस्लाविया का विभाजन होता है। उसके बाद उसका फिर एकीकरण अलग अलग राज्यों के रूप में उसका टूट जाना। ठीक है, इस प्रकार यूरोप के एकीकरण, लेकिन उसके बाद ऐसी व्यवस्था की जाती है जो वर्तमान 21वीं सदी में भी यूरोप को यूनियन के रूप में एकीकृत रूप में दिखाती है, जिसमें पश्चिमी और पूर्वी यूरोप का कोई भेद दिखाई नहीं देता। और यूरोपियन यूनियन ने अपनी संस्थापक सदस्यों के रूप में यूरोपियन यूनियन की स्थापना की, जो यूरोपियन आर्थिक समुदाय EEC, जिसके तहत आपस के अंदर व्यापार वाणिज्य और सीमाओं का कोई भी प्रतिरोध उन्होंने शामिल नहीं किया। इस प्रकार एकीकरण के अंदर इन्होंने प्रयास किया। इसका नेतृत्व आपके फ्रांस के द्वारा किया जाता है। फ्रांस के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। उसके बाद आप आगे देखेंगे कि किस प्रकार यूरोपियन सदस्यों ने मिलकर अपनी एक संसद बनाई, न्यायालय बनाया, जो वर्तमान परिदृश्य के अंदर भी उनकी एक एकीकृत मुद्रा यूरो, जिसके तहत उन्होंने अपने यूरोपीय देशों को एक करने का संपूर्ण प्रयास जारी रखा है, जिसके कारण वर्तमान परिदृश्य में भी वो एकीकरण हमें देखा जा सकता है। मैंने आपको इस चैप्टर के अंदर यूरोपियन यूनियन के एकीकरण के अंदर आपको बताने जा रहा हूँ यूरोपियन यूनियन। पहले ये इनर सिक्स, यानी आपके फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, इन देशों ने मिलकर अपने इनर सिक्स ने क्या बनाया, यूरोपियन आर्थिक समुदाय बनाया। उसके अंदर ये बनाया 1 जनवरी 1958 के अंदर, जिसके तहत एक साझा बाज़ार विकसित किया गया, जिसमें आपके व्यापार वाणिज्य की सब चीज़ें उपलब्ध होगी। और इस प्रकार एकीकरण का पहला प्रयास था यूरोपियन आर्थिक समुदाय के रूप में 1 जनवरी 1998 में। उसके बाद में इसका नामांकन बदल दिया जाता है। इसका नाम बदलकर आपके यूरोपियन यूनियन हो जाता है, जिसकी स्थापना मैस्ट्रिच नीदरलैंड के अंदर की जाती है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वह ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, और 1 नवंबर 1993 के अंदर इसकी स्थापना की जाती है। ये सबसे पहले यूरोपियन आर्थिक समुदाय, उसके बाद इसी का नाम परिवर्तित होकर यूरोपियन यूनियन बन जाता है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपके ब्रुसेल्स बेल्जियम में। इसमें प्रारंभिक रूप से 6 सदस्य तो थे ही, उसके बाद में 28 सदस्य हो जाते हैं। 2013 के अंदर क्रोएशिया इसके अंदर सदस्यता ग्रहण करता है। प्रारंभ के सदस्यों के रूप में 6 इनर, जिसमें आपको देखने को मिलेगा फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। ठीक, उसके बाद 1 जनवरी 1994 के अंदर 1 जनवरी 1994 में एक एकीकृत यूरोप की मुद्रा बनाई जाती है, जिसका नाम है यूरो। यूरो के चलन के लिए एक बैंक का निर्माण किया जाता है, स्वतंत्र यूरोपीय मुद्रा संस्थान, जिसका नाम होता है, बैंक का निर्माण किया जाता है यूरोपीय सेंट्रल बैंक। जून 1998 में फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर इसकी स्थापना की जाती है। इस सेंट्रल बैंक का
कार्य आपकी यूरो मुद्रा की प्रचलन करना था, ठीक है, यानी निर्माण करना था। तो स्वतंत्र यूरोपीय मुद्रा संस्थान के अंदर आपके क्या संयुक्त मुद्रा के रूप में यूरो का प्रचलन 1 जनवरी 2002 से इसका चलन होता है, क्योंकि बैंक की स्थापना 1998 में हो जाती है, जो इसका निर्माण कार्य करता है। इसमें से जो 28 सदस्य थे, इसमें से 18 देशों की मुद्रा है, जिसमें आप देखेंगे ब्रिटेन, स्वीडन और डेनमार्क, इन्होंने अभी भी अपनी खुद की स्वयं की मुद्रा डॉलर, स्वीडिश इस तरह से चला रखी है, लेकिन इन्होंने यूरो के अभी ये मेंबर नहीं बने हैं। स्वेच्छा पे था कि जो देश चाहे वो यूरो मुद्रा के अंदर आ सकता है, ठीक है। इसके लिए यूरोपियन सेंट्रल बैंक 1998 में, उसके बाद पहले यूरोपीय आर्थिक समुदाय, उसके बाद यूरोपियन यूनियन, उसके बाद में आपके यूरो एक मुद्रा जिसका सेंट्रल बैंक जो आपके फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर स्थित है, ठीक है। वहाँ से इसकी क्या करा जाता, निर्माण कार्य करा जाता, प्रचलन में लाया जाता था। फिर इकोनॉमिक यूरोपियन आर्थिक क्षेत्र, ये समुदाय है, यह आर्थिक क्षेत्र है। यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया, हेडक्वार्टर जेनेवा में, स्विट्ज़रलैंड में। इसमें यूरोपियन संघ के साथ 3 देश और शामिल हो जाते हैं सदस्य के रूप में, आइसलैंड, लिechtenstein और नॉर्वे। आप देखेंगे यूरोप के मैप में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये बाल्टिक सी है, जब मैंने अभी बताया था, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन। अब यहाँ पे आप देखेंगे लिचेसियन आपके स्लोवाकिया, क्रोएशिया के पास में यहाँ पे लिechtenstein, ये आपके क्या सदस्य के रूप में सम्मिलित होता है काई में, यूरोपियन संघ के साथ, ठीक है। अब इन्होंने विज्ञान के युग के, जैसे इसरो हमारे भारत की है, नासा अमेरिका की, उस तरह इन्होंने अंतरिक्ष एजेंसी का निर्माण किया। उसमें आप देखेंगे यूरोपियन स्पेस एजेंसी 1975 के अंदर इसकी स्थापना की थी। जो क्या कार्य था, जो यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर हैं उनके जितने भी प्रक्षेपात, जितने उपग्रह हैं, उन सैटेलाइट का लॉन्चिंग व्हीकल करना, यानी उनको वायुमंडल में पहुंचाने का कार्य है। तो इसके अंदर ये किसका स्थान लेता है, ये 2 जो पहले से स्थापित संस्थाएं हैं उन दोनों के मिश्रण से बनाया जाता है, यूरोपियन लॉन्चर विकास संगठन और यूरोपियन स्पेस रिसर्च संगठन। इन दोनों के मिश्रण से क्या बनता है 1975 में यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी। इसके अंदर 20 सदस्य होते हैं। कुछ सहभागी योजनाओं में कनाडा, जो अमेरिका के ऊपर है, उत्तरी अमेरिका की, वो भी इसका क्या सहयोगी रहता है। हेडक्वार्टर पेरिस और फ्रांस के अंदर, ESA 1975 के अंदर, ठीक है। अब यदि मैं इसके 28 सदस्यों की बात करूं, तो इसके 28 सदस्य, आपको नाम ध्यान होना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव के अंदर आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस प्रकार से कौन सा सदस्य इसका नहीं है, तो आप ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये बाल्टिक सी वाले हो गए। फिर पोलैंड, पुर्तगाल, पुर्तगाल, स्पेन, ठीक है। उसके बाद फ्रांस, उसके बाद जर्मनी के बाद आप बेल्जियम, यहाँ पे आपके लग्जमबर्ग, ये इसके सदस्य है, लग्जमबर्ग भी, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस आपके नीचे उतरते हैं, ग्रीस। और यहाँ पे आपके आ गया, ग्रीस का ही वर्तमान नाम ग्रीस है, पुराना नाम यूनान, ठीक है। हंगरी, ऑस्ट्रिया, हंगरी आ गया। आयरलैंड आपके यहाँ मैंने आपको बताया था। ब्रिटेन आपके इंग्लिश चैनल से, फ्रांस के पास से किससे जुड़ा हुआ है, ब्रिटेन से। ब्रिटेन, आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड, ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड, इन चारों को मिला के आपके ग्रेट ब्रिटेन बनता है, यानी आयरलैंड, नॉर्थ आयरलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड को मिला के ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन बनता है, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन। उसके बाद में आप देखेंगे इटली, लग्जमबर्ग, फिर माल्टा आपके भूमध्य सागर के अंदर स्थित है। भूमध्य सागर में इटली के नीचे आपके यहाँ पे माल्टा स्थित है, ठीक है, माल्टा। उसके बाद आप देखेंगे नीदरलैंड, जो आपके डेनमार्क के पास में, जर्मनी के पास में नीदरलैंड, स्लोवाकिया, स्वीडन
और रोमानिया और यूनाइटेड किंगडम, ये आपके 28 सदस्य हैं। इन 28 सदस्यों ने मिलकर, लेकिन 28 सदस्य हैं, लेकिन जिसमें आपके 18 सदस्यों ने यूरो मुद्रा का प्रचलन है, बाकी 10 में नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे 20 सदस्य हैं जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी में है 1975 में, 20 सदस्य हैं। 20 सदस्य में कनाडा आपका क्या है, कुछ परियोजनाओं के अंदर ये सहभागी के रूप में भाग लेता है। यूरोपियन यूनियन के संगठन की 4 शक्तियाँ हैं, यानी जिस प्रकार हमने यूएनओ के बारे में पढ़ा था, उसकी संगठक संस्थियाँ WTO, ILO, उसी प्रकार से आप यहाँ देखेंगे इसके भी 4 संगठन हैं। जैसे यूरोपियन कमीशन का हेडक्वार्टर आपके ब्रुसेल्स, बेल्जियम में ब्रुसेल्स। उसके बाद यूरोपियन पार्लियामेंट आप देखेंगे तो ये आपके लग्जमबर्ग में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, ठीक है। द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूनियन कम्युनिटी, ये है लग्जमबर्ग में, जहाँ पे आप देखेंगे लग्जमबर्ग के अंदर ही इसका द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटीज़, यानी यूरोपियन देशों के बीच में जितने भी विवाद होंगे वो इस कोर्ट में जाएंगे। यदि यहाँ पे नहीं सुलझते तो आपके यूएनओ के अंदर, द हेग के अंदर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाएंगे। इस प्रकार एकीकरण का प्रयास आपको देखने को मिलेगा, किस प्रकार एक दूसरे से कोई विवाद होता है, विवाद का निपटारा आपस में अपनी पार्लियामेंट के द्वारा, उसके बाद में अपनी खुद की न्यायपालिका के द्वारा, इस तरह से आप देखेंगे कि इन्होंने एकीकरण करने का प्रयास किया, ठीक है। फिर द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स लग्जमबर्ग, इसका कार्य यूरोपियन संस्थाओं में किसी प्रकार की घूसखोरी या जमाखोरी को देखने का, ऑडिटर्स करने का प्रयास आपके यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स करती है। आप इसके अंदर यूरोपियन एकीकरण जो आपके सिलेबस में भी है, जिसमें आप देखेंगे यूरोपियन एकीकरण के अंदर यूरोपियन यूनियन और आपके यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया, ये वाले इन दोनों का भी नाम है। तो इस तरह से शॉर्ट नोट्स के अंदर ये क्वेश्चन बनता है, और यदि संपूर्ण रूप से बने तो आपको ये पूरा का पूरा सिस्टम मालूम है। इससे पहले मैं बता चुका हूँ किस प्रकार जर्मनी का एकीकरण हुआ, यूगोस्लाविया का विभाजन हुआ जब हमने 1945 के विश्व में, तब मैंने ये सब चीज़ें आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका यूरोपियन यूनियन आपका टॉपिक पूरा का पूरा कंप्लीट होता है, ठीक। इसी प्रकार आपके शॉर्ट नोट्स के अंदर नाटो मैंने बताया कि अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 महाशक्तियों के रूप में उदय, अमेरिका ने जहां 1939 के अंदर आपके नाटो की स्थापना करता है, उसके विपरीत 1955 में वार्सा पैक्ट, जिसके साथ पूर्वी यूरोप के देशों को जोड़ा गया था गणतंत्र के रूप में। तो इसी तरह से नाटो उस टाइम अस्तित्व में आता है। नाटो के अस्तित्व के बाद में यूएसए, रूस को, सोवियत संघ को इस प्रकार की विडंबना होती है कि कल को मेरा भी अस्तित्व खतरे में है, तो इसके लिए वो भी परमाणु बम का आविष्कार, परमाणु हथियारों का आविष्कार कर लेता है। इस प्रकार दोनों महाशक्तियाँ परमाणु हथियारों से संपन्न हो जाती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे नाटो नॉर्थ अटलांटिक, यानी आपके यदि आप मैप के अंदर देखेंगे तो ये आपका यूएसए के बीच में अटलांटिक महासागर, उसके बाद में यहाँ पे यूरोप है। तो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी अटलांटिक ट्रीटी के अंदर, यानी आपके उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन ये इस रूप में देखने को मिलता है। ये एक सैन्य संगठन था जिसके अंदर ये आपस में जो देश इसके सदस्य थे, यदि किसी पर आक्रमण होता है तो सारी की सारी सेना उस देश पे आक्रमण को अपने ऊपर आक्रमण मानेगी और उसकी रक्षा का प्रयास करेगी। नाटो के अंदर जब पश्चिमी यूरोप की अधिकतर जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के तहत, विचारधारा के तहत अमेरिका के अधीन थी, वो सब सदस्य बनते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप देखेंगे 4 अप्रैल 1939 के अंदर इसका अस्तित्व आता है, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स का, और सदस्य आपके कितने होते हैं, इसमें प्रारंभिक सदस्य 12 होते हैं, ठीक है। वर्तमान के अंदर 28 सदस्य हैं और ये वर्तमान परिदृश्य में भी इसका अस्तित्व बना हुआ है, ठीक है। अब आप देखेंगे परिषद सर्वोच्च अंग है, जिस प्रकार सर्वोच्च अंग है जिसका निर्माण सदस्य, जो जितने भी सदस्य हैं, मेंबर हैं, उनके राज्यों के मंत्रियों के द्वारा होता है,
ठीक है। वही आपस में क्या करते हैं, अपने एक अध्यक्ष को चुन लेते हैं। उस अध्यक्ष को क्या कहते हैं, महासचिव। ठीक है। सर्वोच्च निर्माण, ठीक है। सदस्य निर्माण किस प्रकार से होता है परिषद का, सदस्य राज्यों के मंत्रियों द्वारा, यानी जितने भी 28 राज्य हैं, 28 राज्य के 28 राष्ट्र जो इसके सदस्य हैं, उनके जो मंत्री होंगे, वो मंत्री क्या होंगे, इसके सदस्य होंगे। वो मंत्री आपस में एक चुनाव कर लेंगे, जिसे अध्यक्ष बनाएंगे, जिसे महासचिव कहा जाता है। इसकी दूसरी समिति है प्रतिरक्षा समिति। नाटो देशों के रक्षा मंत्री इसके प्रतिनिधित्व होते हैं। ठीक है। यानी जितने भी नाटो सदस्य हैं, वो सारे के सारे जो रक्षा मंत्री, वो सब के सब क्या होंगे, इसके सदस्य होंगे। लेकिन ये ध्यान रखने की बात है, इस परिषद के द्वारा स्वीकृत सैनिक निर्णयों पर इसका कार्य क्या है, जो परिषद जो सैनिक कार्य करेगी, सैनिक कार्यों के जो सैनिक कार्य किए जाएंगे, उन पे विचार पहले यहाँ पे होगा, उस निर्णय पे विचार यहाँ पे हो गया प्रतिरक्षा समिति। ये उसी प्रकार जैसे यूएनओ के अंदर महासभा के बाद सुरक्षा परिषद के बाद में निर्णयों का क्या होती है, क्रियान्वित होती है, क्योंकि उसमें क्या है, 5 स्थायी सदस्य हैं। 5 स्थायी सदस्य जब उसके ऊपर अनुमति देते हैं, तब वो कार्य संपन्न होता है। उसी प्रकार आप देखेंगे प्रतिरक्षा समिति में सैनिक निर्णयों पर विचार किया जाता है और इस पर क्या किया जाता है, निर्णय दिया जाता है। ठीक है। तब ये कार्यान्वित होता है। इसी प्रकार परिषद की उप परिषद भी बनी हुई है, जिसमें नाटो सदस्यों द्वारा कूटनीतिक प्रतिनिधियों का परिषद है। ठीक है। आप देखेंगे परिषद के अंदर तो जो सदस्य राष्ट्र हैं, उनके सब मंत्री आएंगे, लेकिन जो उप परिषद है, इसमें जो आपकी प्रतिरक्षा समिति, नाटो सदस्य कूटनीतिक प्रतिनिधियों का समूह है ये। ठीक है। उप समिति। सैनिक समिति में यहाँ पे आप देखेंगे रक्षा मंत्री, प्रतिरक्षा समिति में सुरक्षा परिषद की तरह प्रतिरक्षा में रक्षा मंत्री है, लेकिन सैनिक समिति में सभी देशों के, सभी सदस्य देशों के सेना अध्यक्ष, यानी जनरल जो कैटेगरी का होता है हाईएस्ट रैंक पे, वो सब के सब क्या होंगे, इसके प्रतिनिधित्व हैं। लेकिन नोट करने वाली बात यह है, इसमें केवल 2 देश जो इसके सदस्य हैं, उनके सेना अध्यक्ष इसके सदस्य नहीं है। वो है एक आइसलैंड जो आपके ब्रिटेन के ऊपर स्थित है, दूसरा है आपका फ्रांस। इन दोनों के सेना अध्यक्ष इसके सदस्य नहीं हैं सैनिक समिति के। ठीक। इस प्रकार आप देखेंगे इसके सदस्यों को एक बार मैं बताना चाहूँगा। इसमें 28 हैं। 28 के अंदर आप देखेंगे बेल्जियम कनाडा अमेरिका के ऊपर है, चेक गणराज्य ये भी यूरोपियन, डेनमार्क आपके जर्मनी के ऊपर, फ्रांस, उसके बाद जर्मनी, यूनान क्योंकि यूनान और टर्की इसके सदस्य बनते हैं, क्योंकि 1947 में जब ब्रिटेन की सेना अपनी सेना को वापस बुला लिया जाता है, यूनान के स्वतंत्र कर दिया जाता है, तब वहाँ पे गृह युद्ध हो जाता है। उसके बाद अमेरिका साम्यवाद को रोकने के लिए क्या करता है, वहाँ पे अपने आर्थिक रूप से, सैन्य रूप से उनकी क्या करता है, मदद करता है। उसके बाद में ये क्या होता है, नाटो के सदस्य बन जाते हैं। यूनान, हंगरी, आइसलैंड, इटली, आइसलैंड आपके ब्रिटेन यहाँ पे है, तो ब्रिटेन के इस साइड में आपके उत्तरी सागर में आइसलैंड, ठीक है, आइसलैंड स्थित है। उसके बाद आप इटली, लग्जमबर्ग, उसके नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्पेन, पोलैंड, टर्की, ब्रिटेन भी इसका सदस्य, यूएस है ही, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये बाल्टिक सी आपको यूरोपियन यूनियन में भी देखने को मिलेंगे और यहाँ पे भी इसके सदस्य हैं। लिथुआनिया, फिर स्लोवाकिया, स्लोवानिया, बुल्गारिया, रोमानिया, अल्मेनिया, क्रोएशिया। ये आपको एक बार बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से ये सदस्य अपनी, आपको ध्यान देना चाहिए ये सदस्य इसके हैं। ये आपका सबसे लास्ट सिलेबस के अंदर आपका टॉपिक है यूरोपियन यूनियन और उसके बाद नाटो। ये आपके शॉर्ट नोट में आ सकता है। शॉर्ट नोट के अंदर आपको थोड़ा बहुत इसके कितने भाग हैं, क्या हैं, ये मैंने बताने का प्रयास किया है। ये आपके यूरोप का मैप है, ठीक है, यूरोप का मैप है। ये रूस है। रूस का आप देख रहे हैं, यूरोप में शुरुआत ऊपर से होती है, उत्तरी सागर, उत्तरी सागर है यहाँ पे, नॉर्थ पोल पे स्थित है। यहाँ पे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इन तीनों देशों के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये सर्वोच्च बिंदु पे रहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बाल्टिक सागर आ जाता है बीच में, यहाँ पे आपके एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, उसके बाद बेलारूस, उसके बाद यूक्रेन के बाद मोल्डोवा के बाद रोमानिया से नीचे उतरेंगे तो बुल्गारिया, फिर यहाँ पे
ग्रीस, ग्रीस के बगल में आपके तुर्की है, ठीक है। ग्रीस का वर्तमान नाम, पुराना नाम यूनान, और तुर्की का आपको मालूम है, ठीक है, टर्की, ठीक है। टर्की आपके एशिया में भी आएगा और यूरोप के अंदर भी इसका भाग, कुछ भाग इसका यूरोप में भी है, ठीक है। उसके बाद में अल्बानिया, फिर मैसेडोनिया, फिर मॉन्टेनेग्रो, ठीक। उसके बाद में सर्बिया, फिर बोस्निया हर्ज़ेगोविना, फिर क्रोएशिया, फिर उसके बाद स्लोवेनिया, फिर ऑस्ट्रिया हंगरी, फिर उसके बाद स्लोवाकिया, फिर चेक गणराज्य, और उसके बाद पोलैंड, ठीक। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ से जब पश्चिम की तरफ अटलांटिक सी के अंदर, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दक्षिणी अटलांटिक सी के पास में आपको देखने को मिलेगा पुर्तगाल, स्पेन। उसके बाद में अंडोरा, उसके बाद फ्रांस के बाद में बेल्जियम और लग्जमबर्ग, उसके बाद नीदरलैंड, जर्मनी के ऊपर आपको डेनमार्क, जो दोनों के बीच में आपके स्कैंडिनेविया कंट्री के बीच में दूरी, बीच में गैप आप जोड़ता है, वो इस डेनमार्क के बाद से जोड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें बिस्के की खाड़ी है फ्रांस के पास में, और यहाँ पे इंग्लिश चैनल है। इंग्लिश चैनल से आपका एक यूरोपियन देश ग्रेट ब्रिटेन, जिसके अंदर आप देखेंगे आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड, ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड, ये आपके इंग्लिश चैनल से यूरोप से अलग हो रहा है। ये तब तक आपके भाग नहीं लेता था यूरोप के अंदर, जब तक इसके आर्थिक नुकसान में नहीं आते थे, तब तक ये कोई भी इसकी कूटनीतिक थी, अलगाववादी नीति के तहत ये अलग ही रहता था, ठीक है। इसके बाद आप ब्रिटेन के ऊपर देखेंगे तो आइसलैंड है, ठीक। यहाँ पे दक्षिण की तरफ देखेंगे इटली के नीचे, यहाँ पे इटली के नीचे आप देखेंगे माल्टा, और यहाँ पे आएगा आपका साइप्रस। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे आपको यूरोपियन कंट्री है, जो कुछ भाग आपके यूरोपियन यूनियन में शामिल है, तो कुछ भाग आपके नाटो के अंदर शामिल है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।